सोचिए, जब एक जाने माने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक बहुत ही लोकप्रिय आध्यात्मिक गुरु पर महिलाओं की तस्करी जैसा संगीन आरोप लगा दें तो इंटरनेट पर तो हंगामा मचेगा ही, है ना। लेकिन इस वायरल दावे के पीछे आखिर सच क्या है? चलिए आज इसी के तथ्यों की पड़ताल करते हैं। और ये सवाल, ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। इसने आस्था, प्रतिष्ठा और आप कह सकते हैं धर्म की भूमिका पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छिड़ दी। सवाल ये था कि क्या ये एक साहसी विसल ब्लोअर का काम था, जो एक भयानक अपराध को दुनिया के सामने ला रहा था, या फिर ये किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा था? तो ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? देखिए, किसी भी अच्छी तहकीकात की तरह हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, यानी वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। इस पूरे विवाद के केंद्र में था ये एक विस्फोटक बयान, धर्म की आड़ में महिलाओं की तस्करी और उनका शोषण किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये कितना कितना ज्यादा गंभीर आरोप है। तो सवाल उठता है, ये आरोप लगाया किसने? ये आरोप लगाया लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविकांत चंदन ने। उन्होंने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में सीधे सीधे धीरेंद्र शास्त्री पर निशाना साधा और दावा ये किया कि धार्मिक गतिविधियों की आड़ में महिलाओं की तस्करी हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये कहानी सामने आई ना, इसमें एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। तो अब सवाल ये है कि अधिकारियों ने, अथॉरिटीज ने इतने गंभीर आरोप पर क्या रिएक्शन दिया? यहीं से ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। अब देखिए, यहां पर जो बात है वो वाकई चौंकाने वाली है। उम्मीद क्या थी और हुआ क्या? सब यही सोच रहे थे कि इतने संगीन आरोप के बाद एफआईआर तो आरोपी यानी धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ ही होगी, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी निकली। एफआईआर आरोप लगाने वाले प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ ही दर्ज कर ली गई। और ये हमें इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है, सबूत। आखिर इस दावे को सही या गलत साबित करने के लिए पब्लिक में क्या सबूत मौजूद हैं? और देखिए, यहां पर सबसे मुख्य बात यही है, जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन सबकी छानबीन के बाद अभी तक तो तस्करी के आरोप को सपोर्ट करने के लिए कोई भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है। चलिए इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं। एक वायरल वीडियो जरूर था, लेकिन समर्थकों ने उसे फेक बताकर खारिज कर दिया। धीरेंद्र शास्त्री को सीधे तौर पर इस मामले से जोड़ने वाली कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं है, और जो एकमात्र कन्फर्म्ड लीगल एक्शन हुआ वो भी प्रोफेसर के खिलाफ ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ शास्त्री और उनके समर्थकों की तरफ से जो रिएक्शन आया वो बिल्कुल साफ और दमदार था। उनके लिए ये कोई पर्सनल अटैक नहीं था, ये एक बहुत बड़ा हमला था। उनका दावा है यह सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ लाके खड़ा करती है? चलिए आज की जो स्थिति है उसे संक्षेप में समझते हैं। ये पूरा घटनाक्रम अब बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक गंभीर आरोप लगता है, फिर जवाबी कार्रवाई होती है, लेकिन आरोप लगाने वाले के ही खिलाफ। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, कि जो ओरिजिनल दावा था उसके पक्ष में कोई भी पब्लिक सबूत नहीं मिलता। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। एक आरोप और एक साबित हुआ सच, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी तक जो भी जानकारी पब्लिक में है उसके आधार पर यह दावा सिर्फ एक आरोप की कैटेगरी में ही आता है। अच्छा, एक और बात समझना जरूरी है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, धीरेंद्र शास्त्री के लिए विवाद कोई नई चीज नहीं है। यहां पर एक तरह का पैटर्न उभरता हुआ दिखता है। पहले भी कई बार विवादित पोस्टर और वीडियो सामने आए हैं, जैसे कि उनकी एक पुरानी फोटो को झूठे दावों के साथ फिर से वायरल किया गया, और हर बार उनके समर्थक यही कहते हैं कि ये उनकी इमेज खराब करने की एक सोची समझी कोशिश है। और ये पूरा मामला सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन का, मतलब गलत सूचना का एक क्लासिक केस है, जिसमें कोई भी बिना वेरीफाई की हुई या झूठी जानकारी ऑनलाइन इतनी तेजी से फैलती है कि आरोप और सच के बीच की जो लाइन है वो धुंधली पड़ जाती है। और ये हमें हमारे आज के समय के लिए एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। वायरल इन्फॉर्मेशन के इस दौर में जब कोई भी आरोप बिना किसी ठोस सबूत के फैलता है तो बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर सोचना चाहिए कि जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो, सोशल मीडिया पर किस बात का भरोसा किया जा सकता है। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है।